बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। हम नालायक इसलिए कि अपोजिशन चोर है और हमसे हुकूमत नहीं चल रही क्योंकि अपोजिशन का आपस में इत्तेफाक नहीं है, और हम महंगाई कम नहीं कर सकते क्योंकि माजी में करप्शन होती रही है। आज करप्शन रुक गई है, इससे महंगाई बढ़ गई है। मईशत ठीक नहीं कर सकते क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ की सारी जमातें हुकूमत के खिलाफ जलसे कर रही हैं। तो ये होते हैं वो जवाब जब हुकूमत से गवर्नेंस का सवाल किया जाए तो लगता यूं है कि हुकूमत ये समझती है कि उसकी बचत का वाहिद रास्ता यही रह गया है कि अपोजिशन की जमातें एक ना हो और कौम को एक तो ये समझाते रहे कि अपोजिशन में इत्तेफाक नहीं है, और दूसरा ये कि माजी में हुकूमत करने वाले सारे करप्ट हैं। तो फर्ज कर लें अगर ये सारी बातें लोग मान भी लें कि अपोजिशन एक दूसरे के साथ नहीं है, एतमाद नहीं कर रही, इनमें लालच है, इनमें तमा है, इनमें हिर्स है, ये खुद को बचाना चाहते हैं, मुकदमा से बचाना चाहते हैं, बहुत से लोग करप्ट हैं, सारी की सारी अपोजिशन वाकई करप्ट है, तो इससे हुकूमत अपनी कारकर्दगी को कैसे जस्टिफाई कर सकती है? कि हुकूमत का काम सिर्फ यही रह गया है कि वो माज सियासी मुखालफिन के खिलाफ बयानबाजी करे और उन्हें गलत और कसूरवार साबित करती रहे। हुकूमत का काम तो ये होता है जो होना चाहिए कि वो अवाम नास की जिंदगी को बेहतर बनाए, ऐसे हालात पैदा करे कि मुल्क तरक्की करे, आम आदमी पर बर्डन कम पड़े और उसके जराए आमदन में इजाफा हो ताकि वो भी मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सके। तो महज मुखालफिन की बुराइयां तलाश करने में अवाम की क्या भलाई है? ये बात मेरी समझ से तो बाहर है। ये काम तो बहू और सास भी कर लेते हैं। और अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक मालियाती खसारा 33% बढ़ गया है, हुकूमती अखराजात में भी 13% इजाफा हो गया, जबकि बरामदात 7% कम हो गई है। वजारत खजाना के हवाले से एक रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा 33.5 यानी 33.5% बढ़ गया है, और ये खसारा बढ़कर 564 अरब रुपए से बढ़कर 753 अरब पर पहुंच गया है। ये वो हुकूमती दावे हैं जो कि मालियाती करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से पिछले कई दिनों में किए जा रहे थे कि मालियाती खसारा कम किया जा रहा है, लेकिन पिछले 3-4 माह में ये खसारा दोबारा बढ़कर 753 अरब पे पहुंच गया। हुकूमत ने पिछले 5 माह में अपने अखराजात में 13% इजाफा कर दिया। तो सादगी का दर्ज देने वाली हुकूमत और करंट अकाउंट खसारे में कमी पर कामयाबी के डंके बजाने वाले क्या ये बता सकते हैं कि अब सादगी कहां गई? हासिल तो बड़े दावे करते थे कि सादगी, हमने बड़े अखराजात कम किए और किए जा रहे हैं। इन हालात में जब काम काज है नहीं, हुकूमत ऐसे कौन से काम कर रही है कि अखराजात में 13.5% इजाफा हो गया है। पिछले कई दिनों से, कई माह से कोरोना चल रहा है, और वो भी इन हालात में कि कोरोना की वजह से आधे सरकारी दफ्तर खाली पड़े हुए हैं, लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वजारतें भी पूरी तरह एफिशिएंट नहीं है, ब्यूरोक्रेसी वैसे ही काम नहीं कर रही। तो उसके बावजूद आपका ये किस तरह हुकूमती अखराजात बढ़ गए? और फिर करंट अकाउंट खसारा ऐसी कौन सी चीजें इंपोर्ट की जा रही है कि जो बढ़ गया? तो खान साहब अपने दौरे हुकूमत में तकरीबन 14-15 हजार अरब रुपए कर्ज भी ले चुके हैं। सर्कुलर डेट 2300 अरब रुपए से ऊपर निकल गया है। महंगाई और करेंसी के मामला इतने बुरे हैं कि खित्ते में हमसे बुरा कोई नहीं है। महंगाई भी हमारे सबसे ज्यादा है और करेंसी भी हमारे सबसे ज्यादा डिवैल्यू हो चुकी है। हत्ता कि अफगानिस्तान जहां कई साल जंग रही, जिनके यहां खाने के लाले पड़े हुए थे, उनकी करेंसी भी हमसे बेहतर है। तो निगाहें उनको ढूंढ रही है जो हुकूमत की सादगी का दर्ज देते और करंट अकाउंट खसारा कम करने के दावे करते हुए नहीं थकते थे। जितना जोर हुकूमत ने अपोजिशन को करप्ट करने पर या करप्ट साबित करने पर लगा रखा है, उससे आधी तवज्जो भी अगर गवर्नेंस पर दी होती तो आज अपोजिशन की जलसा गाह खाली होती और हम भी अपोजिशन की कोई बात ना कर रहे होते। 2.5 साल से गला फाड़ फाड़ कर अवाम को ये यकीन दिलाने की बजाय कि साहब का हुक्मरान नाइल थे, थोड़ा सा काम अगर हुकूमत ने खुद भी कर लिया होता तो आज ना नाहली के टप्पे लग रहे होते, ना वजीर आजम खान साहब को यह कहना पड़ता कि हमारी तैयारी नहीं थी। तो एक तरफ तो ये फरमाते हैं कि नवाज शरीफ की स्टैब्लिशमेंट से कभी नहीं बनी, दूसरी तरफ ये दावा करते हैं कि वो स्टैब्लिशमेंट से बहुत करीब रहे हैं। तो ये जाहिर करता है कि इल्जाम लगाने वालों को खुद भी नहीं पता कि वो इल्जाम क्या लगाए। अब ज़ियाउल हक मरहूम और जनरल मुशर्रफ के साथ रहने वाले लोग अगर इतने बुरे थे तो उनमें से तो आधे इस वक्त हुकूमत में हैं। जनरल मुशर्रफ दौर के गुजरा तो आज भी हुकूमत में वजीर हैं। फौजी आमरीत के दौर में हुकूमत में रहने वाले अगर जमहूरी अदवार में गालियों के हकदार हैं तो फिर उन्हें बड़ी बड़ी वजारतें क्यों दी गई हैं?
तो मसला ये नहीं कि नवाज शरीफ ज़ियाउल्लाह की पैदावार है या खान साहब की कबीना मुशर्रफ के साथियों से भरी पड़ी है। मसला सिर्फ ये है कि अगले का कुत्ता कुत्ता है और जब अपनी बारी आती है तो वही कुत्ता टामी बन जाता है। तो जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो अपने लीडर की नाइली का कभी दिफा नहीं करेंगे, वो तो आज भी अपनी जमात के उन लोगों का दिफा करते नहीं थकते जिन पर चीनी चोरी का इल्जाम है, जिन पर पेट्रोलियम में माल कमाने का इल्जाम है, जो लोगों की अद्वियात को महंगा करके उनको मौत के मुंह में धकेल चुके हैं और कोरोना की इमदाद तक खा गए। यहां पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, मगर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज और पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन इत्तेहाद को तोड़ने की साजिश नाकाम बना दी। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी और पीपल पार्टी में मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और JUI के नए धड़े का क़याम, अपोजिशन के तीनों हमले नाकाम बना दिए गए। ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह नैब को गिरफ्तारी दी, इससे लगता यूं है कि वो ज़हनी तौर पर गिरफ्तारी के लिए तैयार थे और मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी इस मामले से आगाह थी कि ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब जिस केस में नैब ने ख्वाजा आसिफ को मेहमान बनाया और जिस केस में उन्हें इससे पहले नायल करार दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस नायली को खत्म करते हुए उनके खिलाफ लगाए गए तमाम इल्जामात को गलत करार दिया था और उनकी नायली खत्म की थी। तो एक ऐसे केस में जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आउटराइट रिजेक्ट किया हो, वो नैब की नजरों में ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के लिए काफी था। तो ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून की टॉप लेवल की क़यादत में शायद वाहिद रहनुमा थे जिन्हें नैब ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया था। बाकी सारे तो नैब यात्रा कर चुके हैं, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, शाद खान अब्बासी, यासिर इकबाल, यू नेम मैनी पीपल, ख्वाजा साद रफीक और मुस्लिम लीग नून की नुमाया क़यादत, वो सब नैब की कैद काट चुके हैं। तो नैब ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार ना करती तो अपोजिशन को पीपल पार्टी के अंदर उठने वाले सवालात और JUI में नए धड़े के हवाले से दबाव का सामना रहता। तो मेरे ख्याल में अपोजिशन को नैब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी से वो तमाम सवालात दब गए जो पीपल पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर उठाए गए थे और जिसे मीडिया पर बहुत हाईलाइट कराया गया। तो ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी यानी ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार करके एक बार फिर इंतकामी सियासत का सबूत दिया गया। नैब जिसके बारे में ये गुमान किया जा रहा था कि अब शायद हुकूमत के जेर असर नहीं रही या नैब ने हाथ उठा लिया है, पिछले कुछ अरसे से FIA और एंटी करप्शन ये खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन एक बार फिर यूं लगता है कि पुराना नुस्खा आजमाने का फैसला किया गया है और चेयरमैन नैब ने ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार करने के ऑर्डर जारी किए। तो मेरा गुमान ये कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी ने अपोजिशन को वो कुशन फराहम कर दिया है जो वो दो बड़े हमलों के बाद ढूंढ रही थी। और पिछले 24 घंटों में जिस तरह अपोजिशन दबाव में आई और हुकूमती हल्के ये दावे कर रहे थे कि PDM किस्सा पारिना हो गई, बल्कि दम तोड़ गई है, अब उसे दफन करने वाले हैं, लेकिन हुकूमत की एक गलती ने उस सारे किए किराए पर पानी फेर दिया है और ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के बाद PDM की पूरी क़यादत फिर एक हो गई है, सबके आपस में राब्ते हुए हैं। तो इन राब्तों के बाद ही वो सारे मामला जो मीडिया पे अचानक फ्लरिश हुए, कराए गए या कहीं से भी खबरें जारी हुई, वो इतराजात जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर हाईलाइट हुए, उन सब को पीपल पार्टी ने अपने इलामिया से खारिज कर दिया और जो इलामिया जारी किया वो बड़ा बैलेंस था। PDM का फैसला कि 31 दिसंबर तक सारे मेंबरान असेंबली के इस्तीफे अपने पार्टी क़यादत के पास जमा होंगे, ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इंडोर्स किया है। इस सिलेक्टेड वजीर आजम को कि खुद इस्तीफा दो, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी 31 जनवरी का डेडलाइन को भी इंडोर्स कर। इस हुकूमत का हर तरफ से हमला करेंगे, हम सड़कों से भी, पार्लियामान में भी, अदालत में भी और हाँ
इस्तीफा हमारा एटम बम है। हम बिल्कुल बात कर सकते हैं, पहले इमरान इस्तीफा दो, वजीर आजम का कुर्सी छोड़ो, तब तक कोई बात नहीं होगा, कोई राब्ता नहीं होगा, नो डायलॉग, कोई शायलॉग नहीं होगा। अब वक्त आ गया है, वजीर आजम को जाना है। तो पीपल पार्टी की तरफ से सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला, जेयूआई के नए धड़े का क्याम और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की नैब के हाथों गिरफ्तारी के बाद होना तो ये चाहिए था कि अपोजिशन लड़ पड़ती, अपोजिशन की सफों में हलचल मच जाती और पीडीएम दूसरे लफ्जों में फीती फीती हो जाती। लेकिन इसके बरक्स अपोजिशन ने इन हमलों को जिस तरह फेस किया है, उससे लगता ही है कि अपोजिशन के लिए कुछ भी गैर मुतवक्को नहीं। तो जरा ये कहते हैं कि जब पीपल पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में लॉन्ग मार्च को नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत करने की खबरें चली, तो फिर मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो से राब्ता किया, मौलाना फजलुर रहमान को भी लूप में लिया गया, जिन्होंने नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी से राब्ता किए और तय ये पाया कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी इजलासों को फैसलों का मरकज नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इस सारे फैसलों को पीडीएम इजलास में डिस्कस किया जाएगा और अब इस्तीफों के हवाले से एक डेडलाइन या तारीख का तयन किया जाएगा। तो पीपल पार्टी ने यह भी श्योरिटी दी कि वो पीडीएम के फैसलों के साथ है और लॉन्ग मार्च को नवाज शरीफ के साथ मशरूत करने का मुतालबा सिर्फ पार्टी के चंद लोगों का था। पीपल पार्टी की मेजोरिटी इस मामले में शामिल नहीं है, इसलिए उसे माहदे का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा या इलामिया का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। अलबत्ता पीपल पार्टी की तरफ से सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने की तजवीज को पीडीएम के सामने रखा जाएगा। पीपल पार्टी का ख्याल यह है कि इससे बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। तो उसके बाद मीडिया पर एक इलामिया जारी कर दिया गया मरियम नवाज की जानिब से कि नवाज शरीफ इलाज करवाने के बाद ही वतन वापस आएंगे। तो ये पैगाम था। तो पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के हवाले से पार्टी के अंदर उठने वाले सवालात को इलामिया से खारिज कर दिया और यूं लगता है कि सूरत हाल को खराब होने से बचा दिया। अगर पीपल पार्टी इलामिया में नवाज शरीफ की वापसी को जवाब बनाती तो फिर पीडीएम में यकीनी तौर पर इख्तलाफात हो सकते थे, लेकिन अपोजिशन को एक बड़ा रिलीफ ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी की सूरत में मिल गया और पीडीएम को यह मौका भी मिल गया कि वो इस नई सूरत हाल के मुताबिक एक नई स्ट्रेटेजी तय कर सके। तो लुब्बे लुबाब ये है, क्रक्स यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सारी रात रोंदे रहे ते मरया कोई ना, और जिसको मरा हुआ समझा वो भी सुबह उठकर भाग गया। तो अपोजिशन में दरार डालने वालों ने तो अपना काम कर दिया था, हाँ साहब को सपोर्ट मिल गई थी, मगर इसके किए किराए पर पानी किसी और ने फेर दिया। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत को पीडीएम की बजाय ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी की वजाहत करना पड़ रही है और मरियम नवाज को हुकूमत पर चढ़ाई का मौका मिल गया। तो ये नारे से मुझे याद आया कि नवाज शरीफ को कहता था मोदी का यार, लेकिन मोदी की झोली में कश्मीर का मुकदमा कौन हार के आया? कौन हार के आया? इसीलिए कहते हैं कि वोट को इज्जत देना बहुत जरूरी है। जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो पाकिस्तान की शहरत पर नवाज शरीफ के नजरिए ने और आपकी सपोर्ट ने पाकिस्तान के कोने कोने को वो शऊर दे दिया है कि नवाज शरीफ की आवाज बंद है, लेकिन आज हमारे मुखालिफ भी नवाज शरीफ की जुबान बोल रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा था कि बच्चे, हुकूमतें चलाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें नहीं आता, तुमसे नहीं होगा, इतना तरद्दद और तशद्दुद मत करो, इतना अपने छोटे से दिमाग पे जोर ना डालो, जाओ जाके क्रिकेट खेलो। तो आज जब 2.5 पौने 3 साल बाद अवाम के सामने कमाल डिटाई से खड़ा होकर ये कहता है कि तैयारी के बगैर मुझे लाया गया और मुझे कोई काम करना नहीं आता, मुझे फिगर्स की समझ नहीं आती। तो मरियम नवाज आजाद कश्मीर में खिताब कर रही थी और जबकि हुकूमती वुज़रा भी आज सर जोड़कर बैठे और वो बजाय इसके कि अपोजिशन के इख्तलाफात को हाईलाइट करते ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी की वजाहत करते रहे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, बाबर वान सब लोग बैठे और ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी को जस्टिफाई करने की कोशिश की। हम कभी भी सियासी इंतकाम के कायल नहीं, हम कभी भी विच हंटिंग के कायल नहीं हैं, लेकिन एहतसाब के अमल से तहरीक इंसाफ और इमरान खान पीछे नहीं हट सकते। टाइटल है साइकिल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मरियम नवाज साहिबा ने ये बात कही है कि उनके वालिद को अकामे में जो सजा हुई वो जायज नहीं है और खामखा सजा हो गई। अकामा
दो तरह के लोग लेते हैं। पहले को मैं कहता हूं मेहनत का शिकामा, दूसरे को मैं कहूंगा सियासी इकामा। जो रेड खाना बना हुआ है ये करप्शन और किकबैक्स की जो आमदनी है नाजायज, ये वो खाना है। इकामा जब मिलता है तो इसका फायदा क्या होता है? आपको बैरून मुल्क अकाउंट्स खोलने की इकामा मिलने के बाद आपको इजाजत मिल जाती है। वो जो कहते थे वापस लाएंगे, ना आया तो लेने के लिए खुद जाएंगे, अब उन्होंने ऐलान किया है कि नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख कर देंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने ऐलान किया है कि नवाज शरीफ का 16 फरवरी को पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा, उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो खबर बनाने वाले फैसला कर लें कि नवाज शरीफ को वापस लाना है या फिर उन्हें ब्लैक लिस्ट कराना चाहते हैं। नवाज शरीफ का पासपोर्ट 16 फरवरी को वैसे भी एक्सपायर हो रहा है और शेख रशीद ये कहते फिर रहे हैं कि उन्हें नया पासपोर्ट नहीं बना के देंगे, बल्कि नया पासपोर्ट की बात नहीं, हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि नवाज शरीफ का पासपोर्ट ही कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ अगर खुद भी वापस आना चाहें तो नहीं आ सकते। तो कल तक तो यह हुकूमत दावा कर रही थी, बल्कि सारे वज़रा बशमूल वज़ीर आज़म ये दावे किए जा रहे थे कि नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे और बरतानिया को हमने ये दरखास्त दे दी, वो दरखास्त दे दी और बरतानिया ने हमारी ये बात मान ली और अब हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। शहजाद अकबर से लेकर वज़ीर आज़म तक सब ने ये दावा किया था, बल्कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए तारीखें भी दी जा रही थी। और शेख रशीद जब से वज़ीर दाखिला बने हैं उनकी पूरी कोशिश है कि नवाज शरीफ वापस ना आए। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि नवाज शरीफ को वापस लाना मुमकिन नहीं। तो अब उन्होंने एक और दावा किया है कि नवाज शरीफ का 16 फरवरी को हम पासपोर्ट मनसूख करने जा रहे हैं। अभी तो नहीं पता, अभी तो जुमे को आपको खबर देना चाहता हूं कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। तो कल तक तो यह हुकूमत इस गम में मुब्तला थी कि नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे और वो यहां से इलाज के बहाने गए थे और बाहर जाके बैठ गए। अब जब इस बात का इम्कान पैदा हो गया है कि किसी का पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए या वो पासपोर्ट नया बनाने के लिए वापस आना चाहे या किसी कौंसल खाने में दरखास्त दे तो उसका पासपोर्ट ही मनसूख करने चल पड़े। कानूनी तौर पर तो नवाज शरीफ बरतानिया में मुकीम है और वो पाकिस्तानी सफारत खाने में या कौंसल खाने में अपना पासपोर्ट नया पासपोर्ट बनाने की दरखास्त दायर कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत अब ये दावा कर रही है और इस बात के क्रेडिट लेना चाहती है कि हम नवाज शरीफ को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं और उसका पासपोर्ट ही मनसूख कर रहे हैं। तो अगर नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख करना होता तो वो 16 फरवरी से पहले भी किया जा सकता था। अब ऐन उस तारीख को जब उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो हुकूमत ये बगले बजा रही है कि हम उनका पासपोर्ट मनसूख कर रहे हैं। अब या तो हुकूमत को यह डर है कि कहीं नवाज शरीफ वाकई वापस ना आ जाए और ये जो लॉन्ग मार्च और धरने की बातें हो रही हैं उसको लीड ना करें, और जो बाकी सियासी जमातें उनके अंदर ये बात उठ रही है कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए और लॉन्ग मार्च को लीड करना चाहिए, तो हुकूमत को डर है कि कहीं सच्ची मुच्ची वापस ना आ जाए। तो इसलिए अब उन्होंने पासपोर्ट मनसूख करने की बात की है। हालांकि या फिर ये इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि अगर हुकूमत पासपोर्ट बना के नहीं देगी तो फिर नवाज शरीफ मजबूर हो गए कि वो बरतानिया में साइलम की दरखास्त दें, जिसके बाद हुकूमत उस सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाहेगी कि नवाज शरीफ बरतानिया जाकर वापस नहीं आ रहे और उन्होंने वहां सियासी पनाह ले ली है और वो अल्ताफ हुसैन बन गया वगैरह वगैरह। तो दोनों पहलू हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बात तो सबको मालूम है कि एक शख्स जिसका पासपोर्ट ही खत्म हो रहा है और वो पासपोर्ट नया बनाने के लिए जाहिर रुजू करेगा हुकूमत पाकिस्तान से, तो उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कीजिए हम उनका पासपोर्ट मनसूख कर रहे हैं। तो सवाल यह कि अगर पासपोर्ट मनसूख करना ही था तो फिर 16 फरवरी का इंतजार क्यों किया गया, उससे पहले मनसूख करते। और अब जबकि टेक्निकली उनका पासपोर्ट मनसूख हो इसकी जरूरत भी नहीं। अगर वो पासपोर्ट एक्सटेंड कराने की दरखास्त भी दे देंगे तो उस दरखास्त की बुनियाद पर वो कई महीने गुजार सकते हैं। यहां पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी और इस सवाल पर कि मरीम नवाज और शहबाज शरीफ के हवाले से जो हुकूमत की एक्सपेक्टेशन थी उसके बारे में बात कर रहे हैं फवाद चौधरी।
देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच दिस। हो जाती तो मरियम नवाज को तो शहबाज शरीफ को अरेस्ट करके मुकम्मल तौर पर आपने मौका नहीं दिया अपने आप को एस्टैब्लिश करने का। अगर आप प्योरली एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपकी बात दुरुस्त है, और अगर मेरा मशवरा होता तो बिल्कुल यही होता कि इस वक्त जो है अवॉइड किया जाना चाहिए था। लेकिन इशू ये है कि हुकूमत का नैब के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और नैब इस तरह ये फैसले करती है और उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस होते हैं। और ये ही एक मेजर इस वक्त प्रॉब्लम है कि नैब के बहुत सारे फैसले जो हैं वो हुकूमत से पूछकर तो नहीं होते, लेकिन उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और ये फैसला भी वैसा ही एक फैसला है। तो जाहिर है कि हुकूमत से पूछकर तो नहीं हुआ, लेकिन उसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस हुआ। या फिर असल में बात यह है कि हुकूमत ये समझती थी कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करेंगे तो पीडीएम की तहरीक अपने आप मर जाएगी, और हुकूमत ये नहीं समझ रही थी कि मरियम नवाज इतना आगे निकल जाएंगी और पार्टी को मुतहर्रिक कर देंगी। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि जो फिलहाल तो खैर कोई ऐसा मरियम पीएमएलएन में ही आगे आई है, तहरीक का कोई हुकूमत के लिए तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और इस वक्त आपने देखा कि जिस तरीके से लाहौर के अंदर या गुजरांवाला जैसी जगह जहां बहुत पीएमएलएन का इन्फ्लुएंस है, वहां पर भी कोई बड़ी मजमा जो है वो जमा नहीं हुआ, तो वो मरियम नवाज की तो नाकामी ही रही है उस हिसाब से। लेकिन जहां तक ये बात का ताल्लुक है कि पीएमएलएन के अंदर वो उनकी एक जगह जो है वो बनी है, वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से अगर आप देखें तो वो यकीनन उनको कामयाबी हासिल हुई है। और अगर शहबाज शरीफ या हमजा या ये जो ग्रुप है जो पार्लियामेंट के अंदर है, अगर ये पीछे हुआ है तो ये एक आई मीन फॉर पॉलिटिकल एनालिस्ट जो की हैसियत से अगर आप कहेंगे तो यकीनन ये तो हुआ है। लेकिन हुकूमत के लिए तो कोई बड़ा खतरा मरियम नवाज भी नहीं बन सकी। मोहम्मद अली दुरानी की देखिए, नवाज शरीफ बीमार होने के बाद जब लंदन चले गए थे तो इस बात का फैसला हो गया था कि वो खुद को सियासत से लाताल्लुक रखेंगे। मरियम नवाज भी लंदन जाएंगी और सियासी मामलात को शहबाज शरीफ संभालेंगे। लेकिन खान साहब को ये डर पैदा हो गया कि शहबाज शरीफ के मुक़द्दर हलकों से यानी ताकतवर हलकों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो बाजी पलट सकते हैं। तो इसका तोड़ हुकूमत ने ये निकाला कि मरियम नवाज को बाहर जाने से रोक दिया गया। तो नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज लंदन जाने के लिए तैयार थी और वो 2-4-6 महीने इस बात की तैयारी करती रही कि वो कभी भी लंदन जा सकती हैं। अगर वो लंदन चली जाती तो आज वो जलसों की क़यादत करने की बजाय, तहरीक चलाने की बजाय नवाज शरीफ के साथ लंदन में होती। अब खान साहब सियाणेपन की वजह से मार खा गए और इस सियाणेपन के पीछे वो खौफ था, ख्याल ये था कि अगर मरियम नवाज लंदन चली गई तो फिर शहबाज शरीफ के रास्ते खुल जाएंगे और शहबाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करके कम से कम पंजाब हुकूमत तो हुकूमत के हाथ से ले लेंगे। तो पंजाब को हाथ से निकलने का खौफ भी था। अगर किसी को याद हो तो उन्हीं दिनों अचानक वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ बड़े जोरों की कंपेन भी चली, नैब ने उन्हें बुलाया भी। लेकिन हुकूमत ने मरियम नवाज को मुल्क में रखकर नवाज शरीफ को ये मजबूर कर दिया कि वो वापस सियासत में कूद पड़े और वोट को इज्जत दो के नारे के साथ मैदान में आ जाएं। शहबाज शरीफ के मुकाबले में मरियम नवाज को हीरो बनने का मौका दिया गया। अब मरियम नवाज में टैलेंट था, ख्याल ये था कि मरियम नवाज अगर रहेंगी तो पार्टी को डोमिनेट करेंगी, शहबाज शरीफ का रास्ता रुकेगा। और शहबाज शरीफ क्योंकि मरियम नवाज की टोन अग्रेसिव है और शहबाज शरीफ बड़े पोलाइट हैं, तो शहबाज शरीफ को जेल में डाल दिया गया। मगर ये दाव भी उल्टा पड़ गया। अब मरियम नवाज जो कि टैलेंटेड थी, उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी थी, तो वो पूरी तरह हीरो बन के सामने आ गई। तो खान साहब ने ये सियासी कार्ड खेलकर पंजाब हुकूमत तो बचा ली, लेकिन खुद को उस मुकाम पर ले गए हैं जहां वो खुद चॉइसेस में आ गए हैं। तो शहबाज शरीफ का पत्ता काटते काटते वो उस शाख को काट बैठे जिस पर वो खुद बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हुए जो फेक रहनुमा हाफिज हमदुल्ला गुफ्तगू कर रहे हैं ऑन दी फ्रंट में, देखते हैं कि क्या फरमाते हैं हाफिज हमदुल्ला। सुने ना जी जी जी, जो मुर्गी आप घर पर रखते हैं और वो मुर्गी कुड़कुड़ करती है तो फिर घर क्या करेगी? उस मुर्गी को ज़बह करेगी। लिहाजा जब 2.5 साल से हुकूमत कुड़कुड़ कर रही है, इसलिए हम कहते हैं कि इसका सियासी जनाजा पढ़ाना है।
इसीलिए तो हाफिज साहब मेरी एक बार सुन लीजिए, मैं एक पलट फार्म पर करिए। देखिए, जनाजा पढ़ाने में तो आप बहुत एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह, वैसे भी शरीयत का आपके पास एक कार्ड है। ये जनाजा पढ़ाने की बात नहीं हो रही, लेकिन जनाजा पढ़ाने के लिए आपने जो एक माहौल क्रिएट करना था, उसके बाद आपने इस्तीफे देने थे, पीपल्स पार्टी ने अपनी सिंध गवर्नमेंट कुर्बान करनी थी। सवाल ये हो रहा है एक सीरियस नोट पे कि वो माहौल नहीं बन सका, इसलिए जरदारी साहब कह रहे हैं, आपने सुनी नहीं उनकी स्पीच, आपसे मुखातिब है, आपसे और मुसद्दिक साहब से, कि तरीकाकार बदले अपना। जी कामरान साहब, हम आपकी सवाल को भी समझते हैं जी, आपकी सवाल के सतूर में बैन सतूर मानखिज बाती को भी समझते हैं। पीडीएम की 10 जमातें हैं या 11 जमातें हैं, वो बिल्कुल एक पेज पर है, एक प्लेटफार्म पर है। 1 जनवरी को लाहौर में इजलास है, तमाम चीजें जैसे पहले थी आज भी है। लिहाजा जब आप ताश खेलते हैं तो पत्ता किसी को नहीं दिखाते हैं कि मैदान में किस पत्ते को मैंने फेंकना है। ये मेरा काम है, ये आप नहीं बता सकते हैं, न कोई और बता सकते हैं, ये मेरा काम। आपका काम तो है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, जरदारी साहब ने आपको बताया कि ये इस्तीफे वगैरह वाली लॉजिक के तरीके बिल्कुल जरदारी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे पीडीएम की काज को, पीडीएम की प्रोग्राम आप ये समझते हैं, बिल्कुल ठीक है, अहदाफ और मकासद। देखिए, सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी के बैकआउट करने से पीडीएम की तहरीक नाकाम हो जाएगी या कमजोर पड़ जाएगी। आज पीपल्स पार्टी ने तो अपना फैसला जाहिर कर दिया है, तो देखना यह कि आने वाले वक्त में पीडीएम जो है उस पर क्या असर पड़ेगा। अब पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के साथ मिलकर धरना नहीं बल्कि लॉन्ग मार्च और जेल भरो तहरीक चलाने का एक इंटेंशन दी थी, लेकिन आज लॉन्ग मार्च को भी उन्होंने नवाज शरीफ की वतन वापसी से मशरूत कर दिया है, तो वो मामला तो निकल गया। अब मुजामती तहरीक क्या होगी इसके बारे में मुझे नहीं पता कि उनका मतलब क्या है। शायद जेल जाने को ही मुजामती तहरीक समझा जा रहा है या हड़तालों को, इस तरह को। तो पीपल्स पार्टी का एक अपना नुक्ता नजर है, वो ये समझते हैं कि अगर वो उसमें कामयाब हो गए तो इस्तीफों की नौबत ही नहीं आएगी। हाँ साहब चूंकि सियासी तौर पर कमजोर हो चुके हैं, इत्तेहादी भी बज़ाहिर तिलमिला रहे हैं और लाने वाले भी डगमगा रहे हैं, तो ये आइडियल सिचुएशन समझी जा रही है। अब अपोजिशन की ये राय है, वो समझती है, खासकर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि खास साहब खास से कमजोर है और जरूरत नहीं कि इस्तीफे दिए जाए या पार्लियामेंट तोड़ी जाए या एक नए इलेक्शन पे जाया जाए, क्योंकि नया इलेक्शन भी रिस्क होता है। एक गवर्नमेंट उनके पास सिंध की है, अगर दोबारा हुकूमत गिराने के बाद दोबारा वही हुकूमत वापस लेनी है सिंध हुकूमत की, तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज का फायदा क्या। तो मामला थोड़ा सा इसमें है गड़बड़। अब ये वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अगले चंद दिनों में इस पे सिचुएशन खुल के सामने आ जाएगी। फिलहाल तो पोजीशन ये है कि इसमें पीडीएम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया। अब ये बात दुरुस्त है कि जो भैंस दूध ना दे सके और जो मुर्गी अंडा ना दे सके, तो फिर उसे छुरी तले गुजरना ही पड़ता है। और अपोजिशन का जो ज्यादातर फोकस है वो इसी बात पर है, वो ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि इन तिलों में तेल नहीं, यानी खास साहब से हुकूमत नहीं चल रही और हुकूमत को जो है वो किसी न किसी तरीके से घर भेजा जाएगा। इसके लिए अब क्या फार्मूला इख्तियार किया जाएगा वो जाहिर है अभी इस बात मामले में बहुत सारी चीजें जो हैं वो बाकी है। सेनेट इलेक्शन है, अपोजिशन के इस्तीफे हैं और इस्तीफों में भी एक पार्टी निकल गई है। तो अब बाकी जमातों का देखना कि क्या मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान की जमात और बाकी की जो 10 जमातें हैं, क्या वो अपने फैसलों पर कायम हैं, इस्तीफे देंगे। और मेरा गुमान ये है कि मुस्लिम लीग नून का अपना स्टेक इतना बड़ा है, पीपल्स पार्टी मेजोरिटी है, अगर वो इस्तीफे देते हैं तो भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और इस्तीफों का मामला सिर्फ ये है कि इस्तीफे देने के बाद किसी ने घर नहीं बैठना। पीपल्स पार्टी ने पता नहीं किसको मशरूत कर दिया और मैंने बताया कि वजह क्या है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बाकी की जमातें भी अगर स्टैंड लेती हैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर रिजाइन करने के मामले में, तो बहुत ज़्यादा उनको इसका कोई नुकसान नहीं होगा, इसका उनको कोई ना कोई फायदा ही होगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में लग यूं रहा है कि कहीं ना कहीं ये बात जो है वो मान ली गई है, जिसका भी इकरार नहीं किया जा रहा, कि सेनेट का इलेक्शन लड़ा जाए। तमाम जमातें जो कि पीडीएम का हिस्सा है वो शायद सेनेट का इलेक्शन लड़ लें और जो लड़ाई है सियासी लड़ाई एहतजाज की और बाकी, वो शायद उसको थोड़ा सा आगे ले जाए, फरवरी में नहीं तो मार्च में। लेकिन ये मेरा जम्पशन है, इस पर मेरा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तर्जीहों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना और गिरदनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।